हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्जामिनर टेक्निकल पर। आज का ये वीडियो आपके सफलता बैच केमिस्ट्री क्रैश कोर्स का फर्स्ट वीडियो रहने वाला है। आज का हमारा चैप्टर है रसायन के मूलभूत सिद्धांत, गैसीय एवं द्रव अवस्था। इसके हम एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप जानते होंगे कि मैंने आपके लिए सफलता बैच लॉन्च किया है। आज का ये वीडियो हमारा फर्स्ट वीडियो है। आप चाहें तो पहले इन टॉपिक को पढ़ सकते हैं, उसके बाद इस वीडियो को अटेंड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, अवोगाद्रो स्थिरांक का मान क्या होता है? तो अवोगाद्रो नंबर की वैल्यू आपकी होती है n = 6.022 × 10⁻23 प्रति मोल। अब यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। तो आपके यहाँ पे एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इकाई क्या है? मोल। और यहाँ पे इकाई क्या है? प्रति मोल। तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि 6.022 × 10⁻23 प्रति मोल होता है। तो इस प्रकार आप इकाई को याद रख के भी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी गैस का मोलर आयतन वह आयतन होता है जिसे घेरती है। तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है 1 मोल गैस। 1 मोल गैस जितना आयतन घेरती है वह मोलर आयतन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा समांग मिश्रण नहीं है? वायु, पीतल, चीनी का जलीय विलयन और धुआं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। जो धुआं होता है वो आपकी विषमांगी मिश्रण होता है। इसके लिए आपको समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, SO2Cl2 13.5 में इसके कितने मोल हैं? तो आपको यहाँ पर मोल ज्ञात करने हैं। सबसे पहले इसका अणुभार ज्ञात करना होगा। तो अणुभार आप ज्ञात करेंगे SO2Cl2। इसका आपके होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है आपके 16 × 2 और Cl2 का होता है आपके 35.5 × 2। और जब आप इनको सोल्व करके ऐड करते हैं तो जो आपके आंसर आता है वो आता है 135 ग्राम। और आपको मोल ज्ञात करने के लिए मोल = होता है भार बटा अणुभार। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 13.5 अपॉन 135। आप इसको सोल्व करते हैं तो आपके आंसर आएगा 0.1 मोल। यहाँ पे आपके ऑप्शन ए करेक्ट है, 0.1 मोल। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में सार्थक अंक होंगे 73.00 ग्राम, 0.0503 ग्राम तथा 2.001 सेकंड। तो आपको यहाँ पर सार्थक अंक ज्ञात करने। तो सार्थक अंक के अंदर अशून्य अंक के बाद जितने भी अंक आते हैं सार्थक अंक में गिने जाते हैं। तो यहाँ पर आपके सार्थक अंक हैं 5। यहाँ पर है आपके, यहाँ से 5 के बाद 1, 2 और 3 और यहाँ पर आपके हैं 4। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है 5, 3 और 4। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। आपको सार्थक अंक कैसे ज्ञात करते हैं इसके नियम पता होने चाहिए और वो आपको थ्योरी के अंदर पढ़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 6, 0.003924 में सार्थक अंक हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अशून्य अंक के बाद कितने अंक हैं? 3। तो इसके अंदर सार्थक अंक कितने होंगे? तो टोटल 4, 1, 2, 3, 4 यहाँ से लेकर यहाँ तक।
तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, मैग्नीशियम, इंडियम व सल्फर में प्रत्येक के 1 ग्राम से Mg2S4 के कितने मोल प्राप्त होंगे। यहाँ पर आपको भार और अणुभार ज्ञात करना है। सबसे पहले भार, इसका यहाँ पे 1 ग्राम, इसका 2 ग्राम और इसका 4 ग्राम, तो टोटल आपके भार होगा 7 ग्राम। और आपको अणुभार ज्ञात करना है। मैग्नीशियम का होता है 24, इंडियम का होता है 114.8 और सल्फर का होता है 32। तो आप यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग इनको मल्टीप्लाई करके जोड़ सकते हैं। जब आप इन वैल्यू को इस सूत्र में पुट करके अणुभार ज्ञात करते हैं तो आपके अणुभार की वैल्यू आती है 381.6 और आपके यहाँ पर भार आया था 7। तो आप यहाँ पे मोल ज्ञात करते हैं तो आपके मोल आएगा 7 डिवाइड बाय 381.6। यहाँ पर आपका आंसर आता है 1.8 इंटू 10⁻²। यहाँ पर भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, 1 लीटर C3H8 के पूर्ण दहन के लिए कितनी O2 की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपको O2 की मात्रा ज्ञात करनी है। जब भी हम किसी कार्बनिक पदार्थ का दहन करते हैं तो आपको दहन की इक्वेशन पता होनी चाहिए। C3H8 प्लस O2 और आपके दहन के बाद बनता है CO2 प्लस H2। यहाँ पे H की वैल्यू 8 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ से हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके H की वैल्यू संतुलित हो जाती है। आपके यहाँ पे हाइड्रोजन संतुलित हो चुका है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 और 2 6 है और यहाँ पे ऑक्सीजन है 2 और यहाँ पे कार्बन आपके पास में है 3। यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 3 कार्बन और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है और यहाँ पर आपके 4 ऑक्सीजन है। टोटल ऑक्सीजन कितनी है आपके 10। तो आप यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी आपके 10 हो जाएगी। यहाँ पर आपके पूरी इक्वेशन संतुलित हो चुकी हैं। देख सकते हैं C3H8 के 1 मोल दहन के लिए आपको 5 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार आपको यदि यहाँ पर कुछ और कंपाउंड जैसे कि C2H8 जो भी दिया जाता है, इस प्रकार आप इक्वेशन को संतुलित करके और जो भी यहाँ पर आपके कांस्टेंट आता है मल्टीप्लाई में वही आपके मात्रा रहेगी। तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है 5 लीटर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, गैस का दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है मैनोमीटर। मैनोमीटर द्वारा गैस का दाब नापा जाता है। इसके अलावा थर्मोमीटर का उपयोग तापमान नापने के लिए किया जाता है। विसरण के सिद्धांत द्वारा गैसीय मिश्रण से गैसों का पृथक्करण कहलाता है। तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है एटमोलोसिस। क्वेश्चन नंबर 11, जो गैस के नियमों से विचलन दिखाती हैं कहलाती हैं। तो वो गैस कहलाती हैं ऑप्शन बी, वास्तविक गैस। क्वेश्चन नंबर 12, अवोगाद्रो परिकल्पना के अनुसार ताप तथा दाब की समान अवस्थाओं के अंतर्गत 2 गैसों का आयतन समान होता है। तो कौन सी गैसों के आयतन समान होते हैं। उन गैसों के आयतन समान होते हैं जिनमें अणुओं की संख्या समान होती है। समान अणुओं की संख्या वाली गैसों में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम किस पर लागू नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं O2 प्लस O3 यहाँ पे लागू होता है, CO प्लस CO2 यहाँ पे लागू होता है, I2 प्लस O2 यहाँ पर भी लागू होता है। जबकि आपके ऑप्शन डी NH3 प्लस HCl पर लागू नहीं होता है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि डाल्टन का आंशिक दाब का नियम अमोनिया प्लस HCl के सॉल्यूशन पर क्यों नहीं लगता है।
क्वेश्चन नंबर 14, एक बंद कमरे में जिसका आयतन 1000 मीटर क्यूब है, एक इत्र की बोतल खोली गई, कमरे में सुगंध फैल गई, ऐसा गैस के किस गुण के कारण हुआ है? तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विसरण। क्वेश्चन नंबर 15, किसी गैस के नमूने का एनटीपी पर आरएमएस वेग निम्न में से किस सूत्र द्वारा दिया जाता है? तो आरएमएस वेग के लिए जो सूत्र होता है वी आरएमएस, वो आपके सूत्र होता है एक 3RT/m, और इसी में आप चेंज करते हैं तो आपको दूसरा प्राप्त होता है RT इक्वल टू, हम यहाँ पे पुट करते हैं PV, क्योंकि PV बराबर होता है RT। तो एक सूत्र आपके होता है 3PV/m, और एक सूत्र आपके प्राप्त होता है m/v को आप लिख सकते हैं d, तो एक होता है √3P/d। P यहाँ पे प्रेशर है, तो इस प्रकार यहाँ पे जो ऑप्शन है √3P/d, दूसरा ऑप्शन है √3PV/m, तीसरा ऑप्शन है 3RT/m, ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 16, कैसे आदर्श गैस व्यवहार से विचलित हो जाती हैं? क्योंकि उनके अंदर क्या पाया जाता है? तो अणुओं के बीच आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण गैसें आदर्श गैस व्यवहार से विचलित हो जाती हैं। आपको आदर्श गैस, वास्तविक गैस, इनके बारे में पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि वास्तविक गैसें किस स्थिति में आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती हैं। आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि कोई भी वास्तविक गैस किस कंडीशन पर आदर्श गैस की तरह व्यवहार करेगी। क्वेश्चन नंबर 17, वह ताप जिसके ऊपर कोई गैस द्रवित नहीं हो सकती, चाहे कितना भी अधिक दाब क्यों न लगाए जाए, तो वह कहलाता है। तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप के ऊपर यदि ताप रखा जाता है तो गैस द्रवित नहीं हो सकती, चाहे उस पर कितना भी दाब क्यों न लगा लिया जाए। तो ये आपके क्रांतिक ताप की परिभाषा है, आपको इस परिभाषा को भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, वैन डर वाल समीकरण व्याख्या करती हैं। तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वास्तविक गैस व्यवहार की। क्वेश्चन नंबर 19, गैस का किस पद से अधिक मान होने पर वह द्रवीभूत नहीं की जा सकती? आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसलिए आपको इसकी परिभाषा याद होनी चाहिए, और कुछ गैसें ऐसी होती है जिनके लिए आपको क्रांतिक ताप भी याद रखने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कम दाब पर कामरलिंग ओन समीकरण का पहला विरियल गुणांक होगा। तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, RT। क्वेश्चन नंबर 21, वैन डर वाल स्थिरांक ए की इकाई होगी। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है, वायुमंडलीय दाब इंटू लीटर स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 22, आदर्श गैस के लिए संपीड़ित गुणांक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होगा। तो आप ये ज्ञात करते हैं PV इक्वल्स टू, इसको आपने C माना तो CRT, और जब आप C की वैल्यू ज्ञात करते हैं तो PV/RT। और आदर्श केस के लिए आप देखते हैं कि समीकरण PV इक्वल्स टू RT होता है, तो यहाँ पर C की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, 1। किसी भी गैस के विसरण की दर उस गैस के घनत्व के
वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। और आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, V/M1, और R2 के लिए आप लिख सकते हैं इक्वल्स टू V/M2। M यहाँ पे कैपिटल M जो कि मोलर मास है। R1 और R2 का आप रेशो ज्ञात करेंगे तो आपके रेशो आएगा √M2/M1। और यहाँ पर ये कहा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है R1/R2 की वैल्यू है आपके 4/1। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 4/1 इक्वल्स टू, और आपको M2 यहाँ पे ज्ञात करना है। M1 की वैल्यू आपके 4 है, तो आप यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आएगा 16 M2/4। M2 की वैल्यू आप ज्ञात करेंगे 16 × 4, यह आपके आएगा 64। और 64 अनुपात किसका होता है, तो 64 अनुपात SO2 का होता है। यहाँ पर सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का होता है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, दो ऑक्सीजन का 32, तो यहाँ पर आपका आएगा 64। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन भी करेक्ट रहेगा। इस प्रकार से हम विसरण की दर ज्ञात करते हैं। और यहाँ पर अगर 44 होता तो CO2 आंसर रहता। इसी प्रकार 32 के लिए ऑप्शन डी रहता। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आज के इस वीडियो में मैंने आपके साथ में 25 क्वेश्चन शेयर किए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं चाहता हूँ कि मैं इन क्वेश्चन को कराने से पहले जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनके क्वेश्चन मैं आपको पहले कराना चाहता हूँ, ताकि आपको ये भी पता चलता रहे कि मैं आपको जो एग्ज़ाम का पैटर्न है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ। अब हम इससे पहले आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे, वो कंप्लीट होने के बाद मैं आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।